नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में, वही रामलीला मैदान जहां से कई संगठन अपनी आवाज़ उठाते हैं, सड़क की आवाज़ को संसद पहुंचाने का काम करते हैं। और वही होने जा रहा है कल 23 और 24 जुलाई को बहुजनों के हक और न्याय के लिए यहाँ महारैली होने वाली है। और जानते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके का लोगों का पूरा, लोग कहाँ से आ रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, जो आप हमेशा बहुजनों के जो मुश्किलात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर काम करते हैं और उसके समाधान के लिए तो हम सभी साथी, सभी बहुजन लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, ये बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया के द्वारा आयोजित है। और इसमें जो हमारे मुद्दे हैं वो अन्याय और बहुजनों की हकमारी के विरोध में आवाज़ उठाने का ये मंच है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 2 दिन तक ये चलेगा। इसमें कई राज्यों से रिटायर्ड जजेस आ रहे हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो आज के जो इश्यूज़ हैं, जो कॉमन मैन के इश्यूज़ हैं और जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ के ऊपर जो है इसमें चर्चा होगी। और ये सारी चर्चा कई सारे जो हमारे बहुजन के जो एमपीज़ हैं वो भी आ रहे हैं और इन सब को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, जिससे कि जो सरकार की नींद है वो नींद खुले और हमारा बहुजन जो काफ़ी हद तक जागरूक हो गया और थोड़ा सा जो बचा वो सभी जागरूक हो जाए अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति। और एक ये जो कार्यक्रम है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें कई राज्यों से जो बहुजन के लोग आ रहे हैं। और इसके अंदर जो है आप ये देखेंगे कि एक शक्ति जो है बहुजन बन के उभरेगा। और जो हमारे इश्यूज़ हैं, इसके अलावा हमारे कुछ और इश्यूज़ हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना के बारे में हम काफ़ी दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज जितनी भी ऑपोजिशंस की पार्टीज़ हैं, जितने भी ऑपोजिशंस के लीडरान हैं, वो भी आज इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश के अंदर अगर नदी नाले, झरनों और गधे घोड़े कुत्ते की अगर जो हो सकती है जनगणना, तो इंसानों की क्यों नहीं? क्योंकि सरकार डरती है। और पहले की भी सरकारें जो हैं उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन ये सरकार तो बहुत ज़्यादा डरती है। ये सरकार तो जो है नहीं चाहती कि भाई जो सबसे ज़्यादा जो इस देश के अंदर ओबीसी है और दूसरा आदमी ओबीसी है, लगभग 56-58% ओबीसी है। और ओबीसी को जो आरक्षण है वो 27% है। और ओबीसी को, आपने ओबीसी की बात की और आप न्याय और अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार में तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है और ट्राइबल राष्ट्रपति हैं। फिर क्या हक अधिकारों की बात कर रहे हैं आप? ऐसा है जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि माननीय मोदी जी जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत उन्होंने मेरी निगाह में तो मेरे संज्ञान में तो नहीं आया कि भाई वो चाय भी बेचते थे या वो तेली समाज से आते हैं। भाई मेरे को तो वो ऐसा नहीं लगता है। सच्चाई कुछ और है, हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और लेकिन एक बात देखिए, अगर वो पिछड़े वर्ग से आते होते तो वो इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? वो खुद प्राइम मिनिस्टर, अगर वो चाहें तो उनके माध्यम से लोअर हाउस में, अपर हाउस में भी ये बात उठ सकती है। और जातिगत जनगणना अगर होगी तो उससे देखिए, हम तो ये चाहते हैं 100% जातिगत जनगणना हो। अगर मान लीजिए अगर ब्राह्मण 3.5% है तो उसको 3.5% का आरक्षण हो। अगर जो है जो ठाकुर 7% है तो उसको 7% का आरक्षण मिले। और अगर एससी जो है 21% है तो उसको 21% के मिले। अभी जो है अनुसूचित जाति को 15% का आरक्षण प्राप्त है, जबकि वो 21% है। आरक्षण लेके करेंगे क्या? मजदूरी कीजिए। ऐसा जी, फिर आरक्षण नहीं, इसका नाम आरक्षण नहीं रह जाएगा। 100% आरक्षण की बात है कि सभी को न्याय मिले। भाई एक बात बताइए ना, अभी जैसे ओबीसी की बात चल रही थी, 27% का आरक्षण ओबीसी को है, जबकि ओबीसी की संख्या 58% है, मिनिमम 56% तो है ही है, तो उसको आधे से भी कम मिल रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है नीति जी कि सभी को जो है उसका जाति के हिसाब से जो है हिस्सेदारी मिले और उसका हक ना मारा जाए। और ये जो हिस्सेदारी है वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, एडमिशन्स के फॉर्म में, और दूसरा ये जो नौकरी के, रोजगार के टर्म्स में हो सकती है, और पॉलिटिकल सेक्टर में हो सकती है, क्योंकि यही तीनों जगह बाबा साहब ने जो है आरक्षण का प्रावधान रखा था। तो हम चाहते हैं कि किसी का हक कोई ना मारे और सबको उसका बराबर का हक मिले, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी सत्ता में उतनी हिस्सेदारी, यही हम चाहते हैं। अच्छा, लोगों से किस तरीके का सहयोग चाहते हैं? ऐसा है जी, हम क्योंकि हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, तो जो हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे साथ चलने वाले हैं, वो भी बेचारे गरीब तबके से हैं। तो लेकिन हमारी ये उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बहुजन जो है अगर क्रीमी लेयर का है तो उसकी आज ये ड्यूटी बनती है। बाबा साहब ने एक टर्म यूज़ करी थी, पे बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि आगे अगर जो बड़े बड़े अफसर जो हैं इसी बहुजन समाज से लगे हैं, आज उनकी ड्यूटी है कि थोड़ा थोड़ा वो कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि ये छोटे छोटे ये जो कार्यक्रम हैं इनको बल मिले। क्योंकि कोई सा भी कार्यक्रम करने के लिए आपको पता है खर्चा होता है। ये खर्चा कहाँ से आएगा? हम सब लोग पैसे वाले तो नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा डोनेशन हम ले रहे हैं। लेकिन अभी हम सभी से आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं
कि जो हम अब सभी जो बहुजन समाज बंधु हैं वो जो है दिल खोल के दान करें, जिससे कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है, और ये कार्यक्रम छोटा करके ना आके, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम छोटा नहीं होता है, धन ऊर्जा समय बराबर की लगती है। और इन्हीं कार्यक्रम की वजह से आंदोलन ये बनेगा। ये जो मूवमेंट है बहुजन आज जो है जाग गया है, बहुजन अपने न्याय के प्रति, अधिकारों के प्रति और उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो संवैधानिक हक है, उनके प्रति जाग गया है। आज वो ये मांगता है कि अगर देश में ठेकेदारी है तो उसके अंदर भी उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए, और जिन क्षेत्रों को जो है माननीय मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने जो प्राइवेट हाथों में दे दिया है, वो वापस जो है भारत सरकार के पास आने चाहिए। और दूसरा, क्योंकि उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है आरक्षण का प्रोविज़न है, और आरक्षण का प्रोविज़न बाबा साहब ने उन जातियों के लिए किया था जो कि मुख्य धारा से दूर थी, बेचारी जो आर्थिक रूप से विपन्न है, और जो जिनका बिजनेस के ऊपर कोई हक नहीं है, और जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से मॉल्स हैं, कहीं बेचारों को कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो ये जो हम तो ये भी चाहते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी जो है इसका जो प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो बेचारे गरीब तबके के हैं, अगर वो कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं तो जो लेबर एक्ट में उनकी दिहाड़ी बनती है वो भी जो उनको नहीं दी जाती है, क्योंकि जो कानून है वो सख्ती से लागू नहीं है। तो उन बेचारों को निजी क्षेत्र में आरक्षण मिले, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि अभी जो आज वर्तमान की बात करें तो सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो ये जो पढ़ लिख के हर साल जो है 1 करोड़ स्नातक बनता है, ये कहाँ जाएगा? ये पढ़ लिख के लोग, जो हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है कि भाई ये स्नातक हो जाएगा, इसको नौकरी लग जाएगी, इसका विवाह कर देंगे। आज उल्टा हो गया, और आज नौकरी के लिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं स्नातक लोग। तो ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हर चीज़ का जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, बहुजनों की, बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। सर, विश्व गुरु का डंका बज रहा है और आप कहाँ ST SC माइनॉरिटी के हक अधिकारों में उलझे हुए हैं? देखिए, अभी कोहली साहब ने तो अपनी बात पूरी कर ली, पूरी बात बता दिया। अभी देश में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, मणिपुर को लेकर के हंगामा हुआ है। पूरे देश में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया, महिला का इशू है, जिस तरीके से उन्होंने उसको राजस्थान से जोड़ा, छत्तीसगढ़ से जोड़ा, आप बताएं कि ये उचित है? एक महिला के साथ घटना होती है मई के सर, उन्होंने बोला कि आप बीजेपी शासित राज्यों पे सवाल उठाते हैं, आप राजस्थान नहीं देखते, आप बंगाल नहीं देखते जहाँ पे ममता बनर्जी की अभी गवर्नमेंट सरकार है। तो ब्रिजभूषण किसका MP है? और इतने इनके यहाँ रेपिस्ट प्राइम जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, इतने जो आप समझिए जो जिनका पिछला बैकग्राउंड जो है वो अपराधी बैकग्राउंड है। आप उसका एक सर्वे आता है और सर्वे में देखिए कितने लोग उनके हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में। क्या उन्होंने सवाल उठाए? यही जम्मू कश्मीर से जब उनके मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, जब वहाँ जम्मू कश्मीर वो कांड हुआ था, वहाँ उनके मंत्रियों ने उस रेपिस्ट के सपोर्ट में अभी आवाज़ उठाई। अभी मध्य प्रदेश में एक जिसने पेशाब कर दिया एक के उस पे दलित पे, शुक्ला ने उस शुक्ला के सपोर्ट में रैली किसने कराई? उसका सपोर्ट किसने किया? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग? ये क्या है? एक महिला के खिलाफ इतनी बड़ा, एक आप समझिए इतने दिन तक उन्होंने छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता नहीं थी क्या? सब पता थे उन्हें सब मालूम है, उनकी सरकार है। मोदी जी फ्रांस जर्मनी जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप कहाँ मणिपुर में उलझे हुए हैं सर? नहीं, बात आपकी सही है, देश का नाम रोशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश का नाम रोशन करें, पर देश के लोग कहाँ जाएंगे? आपने ये नहीं देखा देश की बेटियां जो धरना दे रही हैं उनके MP के खिलाफ, वही गोल्ड मेडल ला रही हैं, फिर से उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं भाई, अब सवाल ये उठता है ना भाई, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का मणिपुर का जवाब दिया और राजस्थान छत्तीसगढ़ को जोड़ा, उसी दिन ब्रिजभूषण को बेल मिला। क्या ये संयोग है? क्या है ये? उसी दिन बाबा राम रहीम, आप कहना चाह रहे हैं कि अपराधियों को बचा रही है सर? जो रेप का आरोपी है, 7 बार पैरोल दिया उन्होंने, 7 बार, 40 दिन का पैरोल पर भी वो जनवरी में वापस आया है। अरे जितना बड़ा नाम होगा उतने ज्यादा एलिगेशन लगते हैं। गठजोड़ है, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हैं, इनका गठजोड़ है। तो आप सरकार विरोधी बातें कर रहे हैं, सरकार विरोधी आप पर्चा लेके आ गए, सरकार विरोधी आप प्रोग्राम करते हैं, सरकार विरोधी एजेंडा चलाते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा होना सरकार विरोधी नहीं है। सरकार, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, वरना डेमोक्रेसी का माने ख़त्म हो जाएगा। अगर आप डेमोक्रेसी में सवाल नहीं पूछेंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर आप डेमोक्रेसी क्यों बोलते हो? आप तानाशाही बोलो, आप राजशाही बोलो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है?
डेमोक्रेसी में अगर जनता, अगर अपोजिशन, अगर ये सवाल नहीं करेंगे तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी का, बताइए। इस देश में मैं ये कहता हूँ सारे जितने 90% लोग हैं, जो भी कोहली साहब ने बात किया, चूँकि ये सारे अपराध उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं। सारी चीज़ें जो भुक्तभोगी है वो वही लोग हैं, उनको नौकरी नहीं है। कल जो रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम होने जा रहा है 2 दिन का 23-24 जुलाई को, यहाँ जुटने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं? हर क्षेत्र से आ रहे हैं, हर वर्ग से आ रहे हैं। सभी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। आप ये समझिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी बैलेट पेपर के खिलाफ बात करती है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन भी हिंदुस्तान में बात कर रहा है। हमारे भारत देश में बहुत सारे NGOs, बहुत सारे संगठन ये मांग करते हैं कि चुनाव जो भारत में कराया जाए वो EVM से ना कराया जाए, वो बैलेट पेपर से कराया जाए। चूँकि जिन्होंने, जापान ने इस EVM का ईजाद किया, जर्मनी ने ईजाद किया, उनके यहाँ चुनाव EVM से नहीं होता है। तो कोई न कोई उसका कारण है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे को लेकर के समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, तमाम लोग जो जागरूक हैं देश के, वो यहाँ कल इकट्ठा हो रहे हैं। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में आएँ, शामिल हों, अपनी आवाज़ उठाएं। आप अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। फिर अपने आप को मृत घोषित कर दें। अगर आप सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ नहीं है, ये उन्होंने संविधान ने अधिकार दिया है। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बेटर अपने आप को मृत घोषित कर दें। तो ये क्या कहेंगे सर, आखिरी बात हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी बहुजनों को अपील करना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से हमारे जो भाई हैं, परिवार हैं, वो सभी लोग कल के कार्यक्रम में आएँ और हमें आर्थिक सहयोग भी करें। क्योंकि जब चिराग में तेल नहीं हुआ तो चिराग नहीं जलेगा। ये छोटे छोटे कार्यक्रम जो हैं, हालांकि इसमें कई सारे राज्यों से जो है अपने दुखी और पीड़ित जन आ रहे हैं जो अपनी बात को रखेंगे, और यहाँ जो उन बातों को सुनने वाले लोग हैं वो भी पीड़ित जन हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं जो है सिस्टम, शासन, प्रशासन उनके साथ जो है बेईमानी करता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े उठा के देख लें तो आज देश में क्राइम बढ़ा है। टेलीविज़न नहीं दिखाता, आप सब लोग तो दिखाते हैं। हम आपका इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन आज अब अगर प्राइम चैनल्स आप खोल के देखें तो वो तो कुछ और ही दिखाता है कि देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा देश में विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन आम जो आदमी है बेचारा, जिसको बेरोज़गारी ने मार रखा है, जिसको महंगाई ने मार रखा है, सरकार का क्या है भाई? जितनी महंगाई ज़्यादा हो गई, सरकार को बढ़ के GST मिलेगा तो सरकार की तो कमाई हो रही है। लेकिन इस गरीब आदमी का क्या? जो एक बात बताइए, जो स्नातक है, अगर उसको आज प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपये मिलते हैं तो 15,000 में आप क्या समझते हैं वो शादी कर लेगा, अपने बच्चे पाल लेगा, पढ़ा लेगा, या घर का राशन चलाएगा? आज तनख्वाहें जो हैं घटी हैं, और हर क्षेत्रों में लोगों ने अपना स्टाफ स्लैश कर दिया, आधा कर दिया है। तो बेरोज़गारी तो बढ़ी है। आप ईमानदारी से, आप मेरी बात ना मानिए, आप इंटरनेट पे जाके ये आप टाइप करके देख लीजिए कि देश में बेरोज़गारी का क्या हाल है, आपको पता पड़ जाएगा। और देश जो है इतना तरक्की मेरे तो मायनों में भाई नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक गाँव में जा कर के, जब तक रिमोट एरियाज़ में जा कर के, और जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, अगर उनके चेहरों पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, उनके अगर चूल्हे नहीं तरीके से जल रहे हैं, उनके बच्चे आज पढ़ लिख गए हैं, अगर उनको ईमानदार से मेहनत करके अगर 4 पैसे मिलते हैं तो उसी को रोज़गार कहते हैं। उनको बेरोज़गारी ने मार रखा है, महंगाई ने मार रखा है, और उन्हीं के ऊपर अत्याचार होते हैं, और उनको कहीं मतलब न्याय नहीं मिल रहा है देश के अंदर। आज गरीब आदमी क्या करता है? आज वकील महंगे हैं, और जो है थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी में पैसा चाहिए। गरीब आदमी जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो वकीलों की फीस कैसे भरेगा? इस देश के अंदर जो है, मैं कहता हूँ, न्याय बिकता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इन दिस कंट्री। तो हमारे देश के अंदर उस गरीब का जो दबा कुचला है उसका क्या होगा? क्या उसको संविधान में हक नहीं है? कि संविधान तो देखिए सबको बराबर बताता है, प्रकृति सबको बराबर बताती है, कानून सबको बराबर बताता है, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर सारे बराबर हैं? नहीं है। अभी जो आपने देखा, जो हमारी महिला पहलवान, जो हमारी जिन्होंने जंतर मंतर पे जो धरना किया था, उसमें हमने पूरा उनको सहयोग किया था कि भाई उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मतलब कानून ऐसा है कि अपनों को बचाना और दूसरों के खिलाफ जो सख्त कानून हो जाता है। तो कानून सबके लिए बराबर हो, सबको न्याय मिले, सम्मान मिले, और जो कि संविधान ने भी हम सबको वादा कर रखा है कि सबको बराबर के हक मिले।
तो देखिए किस तरीके से इस आवाज़ के अंदर आप आक्रोश महसूस कर सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं। और ये आवाज़ में जो दर्द है वो चीख चीख कर कह रही है कि बहुजनों के ऊपर जो बरसों से हो रहा उत्पीड़न है उसके खिलाफ कब समानता होगी, कब समान पक्ष में हमारे न्यायालयों में से जो हमारे लिए पक्ष में जो अधिकार आते हैं वो कब हमारे पक्ष में होंगे, कब तक जाति के आधार पे एट्रोसिटीज़ बढ़ती रहेंगी। इसलिए आप अगर दिल्ली के आसपास इलाकों में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप कल 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में आइए और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आप आज खामोश रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गूंगी पैदा होंगी। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में जो आप ये अकाउंट नंबर देख रहे हैं इस पे आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।